हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा था जिसमें यूपीपीएससी का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। तो ये एक क्या है, दृष्टि मैगजीन है जो कि अपडेटेड वर्जन है। ठीक है जी, अक्टूबर नवंबर का। तो हमने इससे पहले 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वीडियोस देख लेना। ठीक है, ये आपकी चौथी वीडियो है जिसमें वैज्ञानिक परिदृश्य, ठीक है, वैज्ञानिक परिदृश्य का हम कंप्लीट करेंगे जिसमें हम करेंगे रक्षा, अंतरिक्ष और चिकित्सा। ठीक है, डिफेंस हो गया और स्पेस, चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान संबंधी घटनाक्रम को हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यार प्लीज़ सपोर्ट करना, इतना तो कर ही सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है इस बुकलेट में वो है NSIL GSAT N2 मिशन। GSAT N2 मिशन, अब ये एक स्पेस मिशन है, एक उपग्रह है। ठीक है, जो कि NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो एक चीज़ इसमें क्या पूछेगा कि कौन सी कंपनी ने इसे बनाया। ठीक है, किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने बनाया, तो NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की ही कमर्शियल जो एक ब्रांच है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कहाँ से इसे जो है लॉन्च किया गया, वो है आपका केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन और फॉल्कन 9 जो है रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है जी, यहाँ समझ में आ गई। अब GSAT N2 क्या है। GSAT N2 जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, वो क्या है। ठीक है, तो ये 4700 किलोग्राम का केजी का जो है सैटेलाइट है और जो इसका यूज़ है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक तरह से संचार उपग्रह है। और KA बैंड यानी कि जो हाई थ्रोपुट सैटेलाइट है ये। साथ ही साथ NSIL और इसरो के द्वारा दोनों के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला चीज़ ये है इसकी जो लाइफ है वो है 14 साल। 14 साल इसकी लाइफ है, एक बार छोड़ने के बाद ये 14 साल है तक रहेगा, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, और GSAT N2 पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं, जो इंटरनेट सेवा है और उड़ान, ठीक है, उड़ान सेवाओं के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ठीक है, इसका यूज़ ये है। अब NSIL का ये दूसरा एक तरह से प्रोजेक्ट है, दूसरा सैटेलाइट है। कौन सा, मतलब डिमांड ड्राइवन सैटेलाइट है, डिमांड ड्राइवन सैटेलाइट मिशन है। अब डिमांड ड्राइवन सैटेलाइट मिशन क्या होता है। देखिए, कोई कंपनी है या फिर कोई कंट्री है, वो हमसे कहती है या फिर इसरो से कहती है या NSIL से कहेगी कि हमें इस काम के लिए एक सैटेलाइट बना के दो, या फिर हमें इतने के लिए ये यूज़ लेना है। आपको बताएगी कि हमें इस चीज़ के लिए एक सैटेलाइट चाहिए, ये चीज़ के लिए हमें ये काम करवाना है इससे। तो वो एक डिमांड है, कस्टमर के द्वारा डिमांड दी गई है, तब हम उसको बना रहे हैं। तो क्या है, ये डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन है। तो क्या है, GSAT N2 SIL का एक तरह से क्या है, डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट है। इससे पहले एक और सैटेलाइट था जो कि GSAT 24 इससे पहले वाला था। इस टाइम में GSAT N2 है। ठीक है,
चलो यहाँ तक समझ में आ गई, बस इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट। अब एक और है जो करंट में चल रहा है, वो है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट तो ये है विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है। यह अगर पूछे कि विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह कौन सा है, लिग्नोसाइट, ठीक है जी, लिग्नोसाइट। अब लिग्नोसाइट किसने बनाया है? लिग्नोसाइट बनाया है स्पेस एक्स ने, ठीक है। लिग्नोसाइट बनाया है स्पेस एक्स ने। और इस उपग्रह को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा, जो ISS है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर इसको भेजा जाएगा। यह जो है विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है। ये पूरा सैटेलाइट क्या है? लकड़ी का है। और ये जो सैटेलाइट है अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनरी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, ठीक है, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा कैनरी स्पेस स्टेशन जो कि फ्लोरिडा में है वह उससे लॉन्च किया जाएगा। उसके उपरांत मानव रहित कार्गो ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर, ठीक है, ISS पर पहुंचेगा, ठीक है जी। फॉल्कन 9 से छोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है मानव रहित होगा, कार्गो ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर ISS जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, ठीक है। ये जो है डिब्बे के आकार का बनाया गया है, जिसकी जो साइड है, प्रत्येक साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 10 10, ठीक है, इसकी 10 बाई 10 का जो है बॉक्स बनाया गया है, उसके आकार का है। और किसने बनाया है? क्योटो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी और जापान की कंपनी है एक सुमितोमो फॉरेस्ट्री, क्या नाम है? सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा विकसित किया गया, इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया। और ये जो सैटेलाइट है हिनोरी नामक एक जापान में लकड़ी है, ठीक है, पाई जाने वाली एक मैग्नोलिया वुड है, मैग्नोलिया लकड़ी है, उसके द्वारा बनाया गया। तो अगर पूछे कि कौन सी लकड़ी से बना है, वह है हिनोरी, जापान की एक हिनोरी लकड़ी है, हिनोरी, जिसे मैग्नोलिया लकड़ी या फिर मैग्नोलिया वुड भी कहा जाता है, ठीक। तो मैग्नोलिया वुड जो है उसके द्वारा बनाई गई है, जो कि हिनोकी नामक जापान में पाई जाती है, ठीक है। जगह कौन सी है? हिनोकी, जापान से मिलती है और लकड़ी का नाम है मैग्नोलिया, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस उपग्रह का उद्देश्य ये है कि अंतरिक्ष मलबे यानी कि स्पेस जंग को कम करने के लिए लकड़ी का उपयोग करना। मान लो लकड़ी का सैटेलाइट बना होगा तो वो स्पेस को ख़राब नहीं करेगा, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाएगा अपने आप ही एक टाइम के बाद, तो कोई भी हार्म नहीं करेगा। क्योंकि जो आजकल के जो सैटेलाइट है वो एल्युमिनियम से बने होते हैं, जो कि बाद में काफ़ी जो है लंबे टाइम तक जो वायुमंडल में रहते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जलने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, जिससे थर्मल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है और ओजोन जो लेयर है उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इसीलिए जो है लकड़ी का सैटेलाइट बनाने की बात चल रही है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। तो इसरो की घोषणा के अनुसार इसरो ने घोषणा की है 1 नवंबर को भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ लेह लद्दाख में किया गया है। तो 1 नवंबर को
लेह लद्दाख में क्या है, भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया गया है। अब एनालॉग मिशन का यूज़ क्या होगा, ठीक है, इस मिशन के तहत क्या होगा कि वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों को, जो है वैज्ञानिक होंगे और अंतरिक्ष यात्रियों को एक स्पेशल विशेष नियंत्रित वातावरण, ठीक है, नियंत्रित वातावरण, एक कंस्ट्रेन इन्वायरमेंट में, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर बराबर होगा, एक हर चीज़ क्या है नियंत्रित हो जाएगी, एक टेम्परेचर बराबर होगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल इतना एक सेट कर देंगे, हर चीज़ ये क्या है आपका नियंत्रित वातावरण में रखकर पृथ्वी से बाहर के किसी अंतर्ग्रही स्थान, मतलब पृथ्वी से बाहर जो भी दूसरे ग्रह हैं वहाँ पर जैसे मंगल या फिर चंद्रमा के समान उसकी तरह परिस्थितियों का अनुभव कराया जाएगा। समझ में आई? कहने की बात यह है कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया जाएगा। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है, उसमें क्या है कि जो अंतरिक्ष में यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं और जो साइंटिस्ट होते हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, वहाँ पर एक जो इन्वायरमेंट एक बनाया जाएगा आर्टिफिशियल, वहाँ पर बिल्कुल रखा जाएगा जिससे कि उन्हें ऐसा महसूस कराया जाए कि वो किसी और ग्रह पर हैं। वहाँ के हिसाब से यहाँ पर इन्वायरमेंट बनाया जाएगा पूरा, जिससे कि वहाँ के हिसाब की ट्रेनिंग ले सकें, ठीक है, जैसे मंगलयान या चंद्रमा पे उसकी तरह जो है रह सकें। उनको हैबिचुअल बनाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, ठीक है, इस मिशन के तहत। अब एक दिमाग में ये है कि लद्दाख और लद्दाख जो है, लेह लद्दाख जो है, वहाँ ही उस जगह को ही क्यों चुना गया, ठीक है, क्योंकि जो लद्दाख स्थित है, ठीक है, मिशन का लद्दाख स्थित इसलिए है क्योंकि वो जो पर्यावरण है, वहाँ का जो पर्यावरण है मंगल और चंद्रमा की सतह की तरह काफ़ी मिलता जुलता है। मंगल और चंद्रमा की सतह से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए उसको चुना गया है, ठीक है, क्योंकि 3500 मीटर ऊपर जो समुद्र तल से जो लेह लद्दाख है, कम से कम 4 किलोमीटर जो है ऊपर है समुद्र सतह से, ठीक है, तो लद्दाख में ऑक्सीजन का स्तर भी एक तरह से लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, लगभग जो समुद्र स्तर से जो है 40% है। तो शोधकर्ताओं को हेल्प मिलेगी मंगल जैसी स्थिति को, जहाँ पर निम्न दाब जो आपका प्रेशर होता है वो लो होता है, ठीक है, उस तरह की उन्हें परिस्थितियों से सामना करना मिलेगा। और जो परीक्षण है जीवन समर्थक प्रणाली यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उसका एक तरह से उन्हें परीक्षण करने का अवसर मिलेगा, ठीक है जी। चलो इतना ही इसका काम है। अब किसने बनाया, इंपॉर्टेंट ये है एक चीज़, ठीक है, इस मिशन को इसरो के साथ गुजरात स्थित आका स्पेस स्टूडियो, ठीक है, और लद्दाख विश्वविद्यालय और आईआईटी विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, इन चारों ने मिलकर बनाया है। कौन सा? इसरो, ठीक है, इसरो का जो एक क्या है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है, ठीक है, फिर गुजरात स्थित आका स्पेस स्टूडियो, फिर एक लद्दाख यूनिवर्सिटी, ठीक है, लद्दाख यूनिवर्सिटी और आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो ये इन चारों ने मिलकर इसको बनाया है। ये इन चारों के संयुक्त मिशन है एक, ठीक है जी। जो ये मिशन है पूरा चारों के द्वारा जो है इस मिशन को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि शक्ति सैट मिशन शक्ति सैट मिशन जो कि चेन्नई स्थित, ठीक है, चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा, क्या नाम है उसका, एरोस्पेस स्टार्टअप है स्पेस किड्स, क्या नाम है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई वैश्विक पहल है। क्या है? एक वैश्विक पहल है मिशन शक्ति सैट, किसके द्वारा, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एक
वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य यह है 108 देशों के, ठीक है, 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान कराना या फिर करना। क्या है ये, क्या करेगा, 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है जी, तो इनका बस इतना ही है, यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, जो मिशन के तहत 14 से 18 वर्ष की हाई स्कूल की छात्राओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पेलोड विकास, अंतरिक्षयान प्रणालियों के विभिन्न पहलू से संबंधित 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान कराएगा। ठीक है जी, तो इसके तहत क्या होगा कि 14 से 18 साल की जो भी बालिकाएं हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो कि हाई स्कूल में पढ़ती हैं, उनको स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 120 घंटे की ट्रेनिंग कराई जाएगी, उन 120 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन। ठीक है जी, समझ में आ गई। अब ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरे होने के बाद प्रत्येक देश से एक छात्रा, ठीक है, प्रत्येक देश से एक छात्रा और कुल 108, क्योंकि 108 देश हैं, 108 छात्राओं का चयन किया जाएगा। ठीक है जी, मतलब पूरी जो है हर कंट्री से एक एक छात्रा को सिलेक्ट किया जाएगा। अब एक जो 108 छात्राएं भारत आएंगी, ये सब देशों से मिलकर भारत आएंगी, आकर पेलोड और अंतरिक्षयान प्रोटोटाइप के निर्माण का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगी। समझ में आ रही है, तो प्रैक्टिकल करेंगी ये बाद में आके, मतलब सबको 108 को क्या है लेके आया जाएगा इंडिया, और इंडिया में आकर अंतरिक्षयान प्रोटोटाइप के निर्माण का प्रैक्टिकल अनुभव करेंगी। ठीक है, इस मिशन के तहत वर्ष 2026 में इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के अंग के रूप में एक उपग्रह का लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि बाद में 2026 में क्या होगा, इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के साथ जो है एक उपग्रह लॉन्च करने का निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, किया गया है कि भाई 2026 में चंद्रयान 4 के साथ में एक उपग्रह जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है जी, अच्छा एक चीज़ है स्पेस किड्स, जो मैंने बताया स्पेस किड्स इंडिया, इसके कुछ अलग और भी मिशन जो हैं इन पास्ट में जो है हमने भेज चुके हैं। तो कलाम सैट का नाम सुना होगा, कलाम सैट विश्व का सबसे हल्का उपग्रह, ये 2007 में लॉन्च किया गया था। स्काई सैट जो है तो एक पुनर्प्रयोग्य रॉकेट है, जो कि दोबारा रीयूज्ड रॉकेट है, के माध्यम से जो है सर्वाधिक सेंसर प्रक्षेपित, ठीक है, 2018 में इसको लॉन्च किया गया। फिर आपका कलाम सेट V2, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया आपने 2019 में। आज़ादी सेट, ये भी है 750 छात्राओं द्वारा निर्मित उपग्रह, 2023 में इसको लॉन्च किया गया। अब SD सेट 2021 में, जटायु 14-15 ये 2021 में लॉन्च किया गया। तो बस इतना याद रखना है कि हमें कौन कौन से जो है मिशन इन्होंने लॉन्च किया गया है। तो स्पेस किड्स इंडिया ने लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद दोस्तों आता है यूरोपा क्लिपर मिशन। क्या नाम है? यूरोपा क्लिपर मिशन। तो 14 अक्टूबर 2024 को नासा, ठीक है, नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का जो है प्रक्षेपण किया गया। अब अगर आपने यूरोपा अगर समझ के सोचा हो कि भाई यूरोपियन किसी स्पेस एजेंसी ने भेजा हो, तो ये गलत है। तो कभी भी अगर यूरोपा आए तो ये मत सोचना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नहीं भेजा है।
ठीक है, ये भेजा है नासा ने, ठीक है, नासा का मिशन है। इस अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, कहाँ से, पहले तो फ्लोरिडा से, ठीक है, अमेरिका के फ्लोरिडा से, कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो यूरोपा क्लिपर, ठीक है, यूरोपा क्लिपर जो है जुपिटर जिसे बोलते हैं हम बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया पहला मिशन है। तो यूरोपा क्या है, यूरोपा है आपका जो बृहस्पति ग्रह ग्रह है जिसे हम जुपिटर भी बोलते हैं, जुपिटर का एक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है, उसको यूरोपा क्या है, जुपिटर का एक सैटेलाइट है। तो जो ये मिशन है क्लिपर, यूरोपा क्लिपर मिशन है, ये यूरोपा के अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया पहला मिशन है। ठीक है, यूरोपा क्लिपर, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब ये नासा का एक पहला मिशन भी है जो पृथ्वी के बाहर किसी महासागरीय ओशियन वर्ल्ड का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। तो ये ओशियन वर्ल्ड जो है, जो पृथ्वी के बाहर जो है ओशियन वर्ल्ड का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। ठीक है, चलो, ये जो सैटेलाइट है 2030 तक बृहस्पति तक पहुंचेगा। कब तक, अब मान लो 2024 में भेजा गया तो आपका 6 साल लगेंगे पहुंचने में बृहस्पति ग्रह तक। ठीक है, तो इसका मिशन जो है 2034 तक समाप्त होगा। तो 10 साल का इसका मिशन है, 10 साल बाद जो है ये समाप्त होगा। चलो, इतना ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपा हम देख लेते हैं। यूरोपा की जो है, जो इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली 1610 ईस्वी में यूरोपा की खोज की थी। ठीक है, यूरोपा का जो आकार है पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का लगभग 90% है। ठीक है, पृथ्वी के चंद्रमा का आकार का 90% है। और यूरोपा मुख्य रूप से क्या है, सिलिकेट रॉक यानी कि सिलिकेट चट्टान से निर्मित है, जिसकी सतह पर वाटर आइस की एक परत विद्यमान है। क्या है, वाटर आइस जो है वो विद्यमान है। इसका वायुमंडल बहुत पतला है जो कि मुख्यतः ऑक्सीजन से निर्मित है, इसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में तरल जल, ऊर्जा और उचित रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के कारण यूरोपा जो है सौर मंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। तो जो है पृथ्वी के बाहर बाद जो है एक तरह से सबसे उपयुक्त स्थान है जहाँ पर जो है हम मतलब जो लोग हैं वहाँ पर रह सकते हैं। एक तरह से वहाँ का जो वातावरण है थोड़ा सिमिलर है इंडिया मतलब हमारे पृथ्वी के। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से क्या है, यूरोपा सौरमंडल से बाहर पृथ्वी के जीवन की खोज की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। ठीक है जी, क्योंकि प्रचुर मात्रा में तरल जल है, ऊर्जा है, उचित रासायनिक तत्व है, इस वजह से। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान जो है एक रोबोटिक सौर ऊर्जा से चलता है। ठीक है, तो वहाँ तक जाएगा तो सौर ऊर्जा से चलेगा। ठीक है, 9 वैज्ञानिक उपकरण को लेकर गया है। इसका आकार जो है बास्केटबॉल के कोर्ट के आकार के बराबर है। तो इतना बड़ा जो है आपका अंतरिक्ष यान है। ठीक है, एल कैप्टन विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो एल कैप्टन इंपॉर्टेंट है। एल कैप्टन विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया हुआ है, सबसे फास्ट। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि सबसे फास्ट इस टाइम विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एल कैप्टन, बस इतना याद रखना है।
और ये विश्व का तीसरा एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जो और जब तीसरा है, थर्ड है आपका विश्व का तीसरा एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। अब इससे पहले जो है, ठीक है, फ्रंटियर और अरोरा है, ये दो अनदर, ठीक है, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर हैं। तो ये थर्ड है आपका एल कैप्टन, और उससे पहले कौन से, फ्रंटियर और अरोरा जो है, दो और जो है एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब इसकी स्पीड क्या है, हाई परफॉर्मेंस, जो इसकी स्पीड है हाई परफॉर्मेंस लिनपैक, ठीक है, स्कोर कितना है 1.742 एक्सा फ्लॉप्स, इसकी एक तरह से स्पीड है सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया अमेरिका स्थित लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। कहाँ पर, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है, कैलिफोर्निया स्थित क्या नाम है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। ठीक है, चलो अब क्या चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखो शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर। सबसे मैंने बताया एल कैप्टन, सबसे पहला, सबसे तेज, ठीक है, 1742, ठीक है, पेटाफ्लॉप्स। तो सबसे पहला जो है, सबसे तेज जो है एल कैप्टन, फिर उसके बाद फ्रंटियर जो भी अमेरिका का है, फिर एरोरा अमेरिका, ईगल अमेरिका, HP-C6 इटली। ठीक है, ये जो है टॉप 5 जो है सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो याद रखना है एल कैप्टन, फ्रंटियर, एरोरा, ये याद रख लो बस। नॉक्स, अब ये बताओ टॉप 500 में, ठीक है, भारत के 6 सुपर कंप्यूटर आते हैं। तो यानी कि टॉप 500 में आता है 6 सुपर कंप्यूटर आते हैं। तो सबसे भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो है आपका ऐरावत, PSAI, ठीक है। तो ऐरावत जो है वो सबसे फास्ट है, जो कि 136 में है, 136, यानी कि 135 जो है हमसे आगे है सुपर कंप्यूटर। तो हमारा इंडिया का सबसे पहला जो है क्या 136 में, जो सबसे तेज है वो 136 प्लेस में आता है। ठीक है, इससे पहले 135 जो है हमसे आगे हैं, जिसकी स्पीड है 8.50 पेटा फ्लॉप्स। देखो अब कंपेयर करो, 8.5 कहाँ, 8.5, ठीक है, और यहाँ देखो टॉप का 1742। भाई स्पीड, वाह, क्या इनकी वो होगी परफॉर्मेंस। और इंडिया का भी हम बहुत पीछे हैं, अभी हमें बहुत रिसर्च करनी है। चलो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और जो है सुपर कंप्यूटर्स हमारे इंडिया के कौन से, एक तो ऐरावत सबसे फास्ट है, उसके बाद अर्का जो है IITM पुणे, ठीक है, ये है दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो है, जो कि 188 रैंक पर है, यहाँ पर 136 रैंक पे है, 189 पे कहाँ है, अरुणिका जो है वो है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में जो लगा हुआ है, ये 5.9, ठीक है जी। फिर उसके बाद प्रत्यूष IITM पुणे, ये भी 3.6, 3.7। फिर उसके बाद अर्का, ये भी पुणे में है, मिहिर नोएडा, ये सब जो है इंडिया के जो है जो टॉप 500 में आए हुए हैं। तो ये 6 सुपर कंप्यूटर हैं जो कि टॉप 500 में आए हैं इंडिया के, ठीक है जी। चलो ठीक है, चलो इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, ज़्यादा इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो
यहाँ पर कुछ और भी सुपर कंप्यूटर इंडिया के कौन कौन से हैं? परम कामरूप जो IIT गुवाहाटी ने बनाया है, ठीक है। परम अनंत IIT गांधीनगर, परम पोरुल, ठीक है, NIT तिरुचिपल्ली, परम प्रवेग IISc बेंगलुरु, परम गंगा, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म और फिर परम युक्ति, ठीक है। ये सब आप PDF में जाके देख लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये मेस MACE विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, ठीक है। इमेजिंग चेरेनोव, ठीक है, चेरेनोव वेधशाला, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला, ठीक है जी। अब आता है मेस, ठीक है, मेस विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला। तो 4 अक्टूबर, ठीक है जी, 4 अक्टूबर 2024 को हैनले लद्दाख में मेस नामक एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया। 4 अक्टूबर को कहाँ पर? हैनरी यानी कि हैनले जो कि लद्दाख में है, वहाँ पर मेस नामक, क्या नाम है? मेस नामक एक वेधशाला का उद्घाटन किया गया। वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहती द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती के द्वारा, ठीक है। अब मेस की फुल फॉर्म क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक, ठीक है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, मेज एशिया में स्थित लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। क्या है ये? मेज क्या है? मेज लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव सैटेलाइट है, दूरबीन है। तो अगर कोई पूछे मेस क्या है, तो मेस लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव सैटेलाइट या फिर टेलीस्कोप है, ठीक है। बस इतना हमें याद रखना है। ये जो है दूरबीन, ये जो टेलीस्कोप है 4270 मीटर जो है ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार यह जो है विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी भी है, ठीक है। जो इसका विकास जो है स्वदेश में अपने इंडिया में हुआ है, जिसको किया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया, BARC के द्वारा। साथ ही इस दूरबीन के विकास में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा अन्य भारतीय भागीदारों ने भी सहयोग किया है। तो पहले तो बार्क हो गया, ठीक है, बार्क प्लस ECI यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है, उसने दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया है, विकसित किया है। इसका डायमीटर जो है 21 मीटर है, उसका डायमीटर है इस टेलीस्कोप का। ये इसका जो यूज रहेगा, इसका यूज रहेगा उच्च हाई एनर्जी गामा रेज का अवलोकन करेगी। क्या करेगी? हाई एनर्जी गामा रेज का अवलोकन करेगी। इस प्रकार यह दूरबीन जो है ब्रह्मांड में सुपरनोवा जो ब्लैक होल है और गामा रेज हैं, ठीक है, जैसी सबसे ऊर्जावान घटनाओं को समझने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देगी, ठीक है। तो ब्लैक होल समझने में, सुपरनोवा समझने में, गामा विस्फोट जो है उसको समझने में ये हेल्प करेगी। चलो, यही इम्पोर्टेंट था।
नाउ अब आते हैं नेक्स्ट में। फिर चलिए इम्पोर्टेंट ये है बस, यहाँ देखो नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है जी। नेफिथ्रोमाइसिन जो है विश्व का, तो ये जो है प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है, ठीक है जी। क्या है नेफिथ्रोमाइसिन, क्या है प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है। तो इम्पॉर्टेंट यही है बस, एंटीबायोटिक आपको पता ही है क्या होता है। नेफिथ्रोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है जो कि इंडिया में खुद ही लॉन्च की गई है, जो पहली फर्स्ट स्वदेशी एंटीबायोटिक्स है, ठीक है जी। इसको जो बनाया है BIRAC बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के सहयोग से बनाया गया है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस एंटीबायोटिक के विकास के देखिए, इस एंटीबायोटिक के विकास के फलस्वरूप क्या होगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया का उपचार संभव हो सकेगा। क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया का उपचार में संभव हो सकेगा। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया निमोनिया क्या है, ये एक गंभीर रोग है जो दवा प्रतिरोधी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके लिए, किसके कारण, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। यह रोग बच्चे एवं बुजुर्ग के साथ साथ मधुमेह, कैंसर आदि से पीड़ित कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगियों को प्रभावित करता है। किसको, बच्चे, बुजुर्ग और जो जिनके पास जो शुगर पेशेंट होते हैं, कैंसर आदि पेशेंट होते हैं, उनको ज़्यादा जो है हार्म करता है, ठीक है जी। चलो, और ये जो एंटीबायोटिक जो बनाई गई है, जो स्वदेशी एंटीबायोटिक जिसे बोलते हैं नेफिथ्रोमाइसिन जो है वो 10 गुना, जो वर्तमान में इस टाइम विकल्प है मार्केट में, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली है, ठीक है, ठीक है। चलो, इसके जो ट्रायल्स हैं, ठीक है, इसका जो ट्रायल है वो अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे कई देशों में किए गए हैं इनके ट्रायल्स, ठीक है। चलो, और जो ये है इसका विकास जो है, नेफिथ्रोमाइसिन का विकास जो है 14 ठीक है, 14 वर्ष के समर्पित अनुसंधान रिसर्च, 14 साल की रिसर्च हुई, ठीक है, और कम से कम जो है लगभग जो है 500 करोड़ का निवेश किया गया, तब ये जो है एंटीबायोटिक बनाई गई, समझ गए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, ये AMR के बारे में सुना होगा, तो ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल्स, एंटी फंगल्स और एंटी पैरासाइट्स, ठीक है। ये दवाएं ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य, पशुओं और पौधों में संक्रमण रोगों, जो इन्फेक्शस डिसीज़ हैं, की रोकथाम और उनका उपचार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दोस्तों, पड़ोस में कोई बारात वगैरह चल रही है तो थोड़ी आवाज़ आ रही होंगी, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, तो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024। तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट को 193 कंट्रीज़ जो है और क्षेत्रों के टीबी मामलों के आंकड़ों का एक तरह से आधारित है। 193 कंट्रीज़ के जो आंकड़े हैं उस पर आधारित है। अब इसमें क्या कहा गया है कि 2023 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित लोगों की संख्या कितनी हो गई, 8.2 मिलियन दर्ज की गई है 2023 में, 8.2 मिलियन। तो समझ सकते हो 42 लाख जो हैं लोग जो हैं टीबी से ग्रसित हैं। और अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार वर्ष 2023 में कोविड-19 बीमारी
जो है जो मृत्यु कोविड-19 से हुई है उसको भी पीछे कर दिया है। और जो है विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामलों में टीबी जो है सबसे प्रमुख कारण बन गया है। तो ये कह सकते हो कि कोविड-19 से ज़्यादा मरने वालों की संख्या जो है टीबी से ज़्यादा मरने वाले हैं। ठीक है, तो टीबी जो है कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। 2023 में टीबी के कारण लगभग 1.25 मिलियन जो है, यानी कि ठीक है 12.5 लाख जो है लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है 2023 में। अब यहाँ पर देखो, ये है ग्लोबल टीबी बर्डन के बारे में बात करूं, वैश्विक टीबी बोझ के बारे में बात करूं तो 56% हिस्सा जो है 5 देशों का है। 5 देश हैं। अगर बर्डन के बारे में बात करें तो 56% जो बर्डन है वो 5 देशों से। कौन कौन से? भारत में 26% केस हैं, इंडोनेशिया में 10%, चीन हो गया 6.8%, फिलीपींस 6.8% और पाकिस्तान में 6.3% जो है। ये 5 देश जो हैं लगभग 56% जो है टीबी के केसेस को बेयर करता है। ठीक है, अच्छा, भारत में वर्ष 2015 में से वर्ष 2023 के मध्य जो टीबी के मामले हैं 17.7% की कमी आई है। तो 15 से 2023 तक 17.7% की कमी आई है इंडिया में। और जो कि वैश्विक जो औसत है वो 8.3 से हमारी क्या है, दुगनी है। यानी कि जो विश्व में कमी आ रही है 8.3% की और इंडिया में आ रही है 17.7% की। ठीक है, तो लगभग डबल है। ठीक है, तो जो उपलब्धि आई है ये जो इतनी 17.7% की कमी आई है, तो वो कौन सी राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो है वो आई है। 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुभारंभ की गई थी। ठीक है, ये भी हमें इम्पोर्टेंट है। तो भारत सरकार द्वारा 2025 तक जो टारगेट रखा है, जो एंड टीबी का जो टारगेट है इंडिया का कितना है 2025 तक, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है वो है 2023 तक। तो हमारा जो टारगेट है वहाँ से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है उससे 5 साल पहले, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बस इतना ही है। एक और टीबी से रिलेटेड, ठीक है, नीचे अगर कोई पूछे, नीचे जो है वो टीबी को एंड करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। तो याद रखना, नीचे में क्या है, नीचे मित्र की पहल क्या है, टीबी मरीजों को गोद लिया जाएगा और जिससे उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। ठीक है, तो नीचे जो है एक प्रोग्राम है जिसमें टीबी मरीजों को गोद लिया जा रहा है और उसमें उनकी देखभाल की जाएगी, उनकी दवा इलाज वगैरह जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गया है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ष 2024 में भारत द्वारा एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही, तो इसका उन्मूलन कर दिया गया है। और किसने किया है, किसने घोषित किया है? 8 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, जन स्वास्थ्य समस्या नहीं रही ट्रैकोमा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र का ये तीसरा देश बन गया है। इससे पहले जो है नेपाल और म्यांमार ने भी ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है अपनी कंट्री को। ठीक है, अब यहाँ पर इससे पहले क्या है, भारत सहित 21 देशों ने यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो इससे पहले 21 और कंट्रीज जो हैं ट्रैकोमा मुक्त अपने आप को घोषित कर चुकी हैं। तो ट्रैकोमा के कारण जो है वर्ष 1950 से 60 के दौरान देश में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था। तो ट्रैकोमा जो है, अब यहाँ से जब अंधेपन का प्रमुख कारण था तो एक तरह से ये आंखों की एक बीमारी है। तो ट्रैकोमा क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है जी, ट्रैकोमा क्या है?
ट्रैकोमा को आँखों में रोहे की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। आँखों में रोहे की बीमारी ठीक के नाम से भी जानता है। ट्रैकोमा जो है एक नेत्र रोग है, आँखों का रोग है। ठीक है, इसे यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम एक अंतःकोशिकीय इंट्रासेलुलर जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। तो कौन से संक्रमण के कारण होती है, कौन से जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है एक जीवाणु है, उसके संक्रमण के कारण होती है, बस इतना याद रखना है। ठीक है जी। यह संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों की आंखों एवं नाक के डिस्चार्ज के सीधे या प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष संपर्क में आने के से भी होती है। ठीक है, आंखों के डिस्चार्ज या फिर नाक या फिर ठीक है इसके डिस्चार्ज से भी ये फैलती है। बचपन में क्या होता है, बार बार संक्रमण होने से ऊपरी पलके जो आंखों की पलके या आईलैशेस हैं कि अंदरूनी हिस्से में घाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंदरूनी हिस्से में घाव हो जाते हैं, जिससे पलकों का किनारे अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। जो पलकों के किनारे हैं अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे जो नेत्र गोल यानी कि जिसे आईबॉल होते हैं को छूने लगता है, आईबॉल को छूने लगता है। ठीक है जी, ये एक पीड़ादायक स्थिति हो जाती है और इससे कॉर्निया स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे कॉर्निया जो है आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इस स्थिति को क्या बोलते हैं? ट्रैकोमैटिस ट्रैकियासिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रैकोमैटिस ट्रैकियासिस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नाम बहुत उल्टे सीधे होते हैं, तो इतना थोड़ा समझ के बोलना पड़ेगा। और इलाज ना होने के कारण जो आंखों की रोशनी में कमी या फिर अंधेपन भी हो सकता है। तो अगर इलाज नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अंधापन भी हो सकता है और या फिर आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ठीक है जी। WHO ने ट्रैकोमा को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ये। अच्छा, ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए WHO के कुछ प्रयास भी हैं। विश्व भर में ट्रैकोमा के उन्मूलन हेतु WHO ने वर्ष 1993 में सेफ स्ट्रेटेजी को अपनाया था। सेफ स्ट्रेटेजी, अगर कोई पूछे कि सेफ स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड है तो ट्रैकोमा उन्मूलन से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब सेफ क्या है? सेफ शब्द क्या है? सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन, एफ मतलब फेशियल क्लीनिनेस, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, ये है आपके सेफ ट्रीटमेंट। जो सेफ रणनीति है उससे क्या है कि यह ट्रैकोमा से निपटने की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। वर्ष 1996 में WHO ने वर्ष 2020 तक ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन के लिए WHO गठबंधन को लॉन्च किया था। तो क्या लॉन्च किया था कि 2020 तक, 1996 में कहा WHO ने कि 2020 तक हम क्या करेंगे? ट्रैकोमा को ख़त्म करेंगे, उन्मूलन करेंगे। ठीक है, उसमें क्या था कि सेफ की रणनीति का कार्यान्वयन का समर्थन किया कि जो सेफ रणनीति है, जो ऊपर मैंने बताया का सेफ जो है, ये सर्जिकल, एंटीबायोटिक, फेशियल और एनवायरमेंटल, ये सब इसकी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ठीक है, तो उस उन्मूलन की जो समय सीमा है पहले 2020 थी, अब 2030 कर दी है। ठीक है, बढ़ा दी है 10 साल, क्योंकि उन्मूलन हो नहीं पाई। भारत में भी क्या किया? 1963 में WHO और यूनिसेफ के साथ सहयोग के साथ नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो 1963 में WHO और यूनिसेफ के साथ में नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है,
और साथ में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट को वर्ष 1976 में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये दूसरा प्रोग्राम था। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ है देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य। तो 56वां जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 56 टाइगर रिजर्व जो है वो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो बन गया है। ठीक है, और ये जो अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का ये चौथा बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है चौथा। इससे पहले 3 कौन कौन से हैं? इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य पहला, ठीक है, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य ये दूसरा, उसके बाद आएगा आपका अचान कमार बाघ अभ्यारण्य जो कि 2009 में, फिर उसके बाद गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य जो कि 2024 में इसकी घोषणा की है। तो ये 4 जो है छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व हैं। तो टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए अब? 56। ठीक है जी, चलो इंपॉर्टेंट था यही है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मानस बाघ अभ्यारण्य जो कि असम में है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा मैं बात करूं, सबसे पहला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में। दूसरा जो है मानस जो असम में है टाइगर रिजर्व दूसरा। तीसरा जो है आपका गुरु घासीदास वो है। तो ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन द इंडिया। चलो अब आते हैं रक्षा विज्ञान के ऊपर। डिफेंस में जो है थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है, डिफेंस का इसमें क्या है कि K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है। तो K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। ठीक है, और ये परीक्षण का हुआ है बंगाल की खाड़ी स्थित INS अरिघात नामक एक न्यूक्लियर सबमरीन से दागा गया है। तो ये कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में हुआ है। किससे हुआ? INS इंडियन नेवल शिप अरिघात एक नेवल शिप है। ठीक है, जो कि पनडुब्बी से किया गया है। नेवल शिप INS अरिघात नामक एक न्यूक्लियर सबमरीन जो कि है एक न्यूक्लियस इंडियन नेवल शिप अरिघात नामक एक क्या है? ये अरिघात है न्यूक्लियर सबमरीन से किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस परीक्षण के बाद जो है भारत जो है उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो भूमि वायु जल तीनों के नीचे, ठीक है, भूमि के नीचे, वायु के नीचे, जल के नीचे से परमाणु मिसाइल को दागने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इंडिया क्या है? भूमि से भी, जमीन के नीचे से भी दाग सकते हैं, वायु के तो है ही, फिर जल के नीचे से भी, जो कि हमने अभी परीक्षण किया है, न्यूक्लियर सबमरीन से हमने दागा है। ठीक है, ये पहला अवसर था, मतलब पहली बार है जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसी पनडुब्बी से किया गया है। ठीक है, अच्छा, K4 बैलिस्टिक मिसाइल लगभग जो है 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। कितनी? 3500 किलोमीटर की दूरी तक। नेक्स्ट है भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल। तो DRDO द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल, फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
तो इसका जो परीक्षण है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। यह परीक्षण कहाँ, उड़ीसा तट पर हुआ, जहाँ पर जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। तो 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम रहेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। इस मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, विकसित है। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला और DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं में इसको विकसित किया गया है। तो कहाँ विकसित किया गया है? हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स और DRDO की प्रयोगशाला में, ठीक है। अच्छा, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक से तात्पर्य यह है कि ऐसी गति जो ध्वनि की गति से लगभग कम से कम 5 गुना मैक नंबर जिसको बोलते हैं ना, मैक नंबर 5 से अधिक हो, ठीक है, 5 से अधिक हो, ठीक है। यानी कि जो ध्वनि की गति है उसके 5 गुना अधिक हो। हाइपरसोनिक हथियार वायुमंडल के भीतर गति करते हैं और उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है जी। तो मैक 5 से ज़्यादा स्पीड होती है, आप कह सकते हो ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा जो स्पीड रहती है वो हाइपरसोनिक स्पीड होती है। LRLACM का प्रथम उड़ान परीक्षण, तो DRDO द्वारा LRLACM जिसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कहाँ से? चांदीपुर, उड़ीसा से, ठीक है जी। यह परीक्षण क्या है? मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर द्वारा किया गया, मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर द्वारा किया गया। तो इसका पूर्ण रूप मैंने बता दिया अभी, क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसका विकास जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अनुमोदित एक मिशन मोड परियोजना के द्वारा तहत किया गया और इसका विकास जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एरोनॉटिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके 2 सह उत्पादक साझेदार हैं, कौन कौन से? भारत डायनेमिक लिमिटेड हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु, ठीक है। ये क्या है? इसके साझेदार हैं, मतलब बनाने में साझेदार हैं। तो ये तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु प्लस 2 ये और हैं। अब एक बात सुनो, एक चीज़ मैंने अभी बताई कि आपको बताया क्या है ये? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। निर्भय का एक उन्नत यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन है। लॉन्ग दूरी की मतलब लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। क्या है? क्रूज मिसाइल है। इसे क्या है? मोबाइल आर्टिकुलेट लॉन्चर के माध्यम से ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है, जी सर, किया जा सकता है, ठीक है। मोबाइल मतलब जो घूमने वाले मतलब किसी भी व्हीकल है उससे भी लॉन्च किया जा सकता है जो, ठीक है जी। इसकी दूरी मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर है। कितनी? 1000 किलोमीटर है। अब एक चीज़ है कि मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्ट पोतों का आपूर्ति की गई है। मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्ट
इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति की गई है। भारत सरकार द्वारा मोजाम्बिक को 2 तीव्र गति की से चलने वाले इंटरसेप्टर पोत फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट भेंट किए गए हैं। इन दोनों पोतों को भारतीय नौसैनिक पोत घड़ियाल द्वारा भारत से मोजाम्बिक भेजा गया है। इन दोनों पोतों को भारतीय नौसैनिक पोत जो है घड़ियाल, क्या नाम है, घड़ियाल एक पोत का नाम है, उसके द्वारा जो है मोजाम्बिक भेजे गए हैं। ये दोनों पोत क्या है, वाटर जेट चलित है। क्या है, वाटर जेट चलित है। अधिकतम दूरी 45 नॉट है। ठीक है, इन दोनों पोत, ये दोनों पोत जो है समुद्री आतंकवाद, ठीक है, समुद्री आतंकवाद और कोवो डेलगाडो प्रांत में चल रहे विद्रोह से निपटने के लिए मोजाम्बिक सरकार की सहायता करेंगे। किस लिए, जो समुद्री आतंकवाद और कोवो डेलगाडो प्रांत में चल रहे विद्रोह से निपटने के लिए मोजाम्बिक सरकार की सहायता करेंगे। ठीक है जी। इससे पहले भी जो है इंडिया ने कई सारे इंटरसेप्टर, बड़े बड़े इंटरसेप्टर पोत जो है पहले भेज चुके हैं मोजाम्बिक को। जैसे 2019 में चक्रवात इडाई से प्रभावित मोजाम्बिक की सहायता के लिए INS सुजाता, INS शार्दुल और साथी को जो है मोजाम्बिक के लिए भेजा गया था सहायता करने के लिए। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट इतना ही इम्पोर्टेंट था। पनडुब्बी रोधी पोत जो है अभय लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है, अभय। 25 अक्टूबर को कोलकाता स्थित गार्डन रीज शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है अभय नामक पोत का जलावरण संपन्न किया है। ठीक है जी, इसको लॉन्च किया गया है। किसको, अभय नामक एक पोत है, उसको लॉन्च किया गया है, जलावरण किया गया है। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है तो ठीक है। चलिए, ये जो इसमें इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इतना ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देना है। जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। विशॉर्ड्स का सफल उड़ान परीक्षण। ठीक है, तो 3-4 अक्टूबर 2024 को DRDO द्वारा क्या है, VSHORD विशॉर्ड्स के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुए। ठीक है, और ये जो परीक्षण है राजस्थान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से संपन्न हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, विशोड क्या है, विशोड क्या है। ठीक है, विशोड जो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये, एयर डिफेंस सिस्टम। बहुत छोटी रेंज में अगर कोई वार कर रहा है उसको एयर डिफेंस जो है वो सिस्टम, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। विशोड जो है मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है। इसे स्वदेशी रूप से DRDO की एक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र इमारत यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। कहाँ है, हैदराबाद। रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद जो है और DRDO की प्रयोगशाला में इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, मैन पैड्स क्या है, मैन से ही पता लग रही है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये भी एक तरह से डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन मैन पोर्टेबल है। मनुष्य जो है, मनुष्य द्वारा कंधे पर रखकर दागी जाने वाली शोल्डर फायर्ड विमान रोधी मिसाइलें, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं जो कि मनुष्य के द्वारा कंधे पर रख कर के दागी जा सकती हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मनुष्य के कंधे पर रखकर दागी जा सकती हैं।
ठीक है, और जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं ये, ठीक है जी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है एक तरह से, ठीक है। चलो, और मैनपैड से है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। क्या है? सतह से यानी कि सरफेस से एयर की तरफ मार करने वाली, ठीक है। और ये ऐसी मिसाइलों को मात्र एक सैनिक द्वारा भी कहीं पर भी ले जाया और या फिर दागा जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गई। अब लास्ट चीज़ अब की देख लेते हैं, वो है प्रमुख युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जल्दी जल्दी हम देखेंगे। असीम अल बहर जो है 13 से 18 अक्टूबर के बीच में हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो असीम अल बहर जो है भारत ओमान के बीच में है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। कहाँ पर हुआ? गोवा के तट पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, ठीक है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में है, और ये इडाहो अमेरिका में आयोजित हुआ। बिनबैक्स भारत और वियतनाम, ठीक है, भारत, ठीक है, भारत और वियतनाम, बिन मतलब बैक्स, बास है वियतनाम, ठीक है, याद रख लेना। ये भी सैन्य अभ्यास है। ये अंबाला एवं चंडी मंदिर हरियाणा में जो है, ठीक है जी, हुआ था, ठीक है, अभ्यास हरियाणा जो है अंबाला में हुआ था। फिर है आस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया से याद रख लो, ये है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये कहाँ? पुणे में, महाराष्ट्र में आयोजित हुई। फिर एक्सरसाइज कौन सी है? काजिंद है कजाकिस्तान, का से कजाकिस्तान, तो ये भी एक क्या है? एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या है? ओली उत्तराखंड में आयोजित हुई। उसके बाद है सिम्बैक्स, ये सिंगापुर की है, भारत और सिंगापुर, ये नौसेना अभ्यास है। ये आपका विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुई, ठीक है, याद रखना है। फिर आता है मालाबार, ये है बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में है। समुद्र अभ्यास है, ये है मेजबान विशाखापट्टनम भारत में आयोजित हुई, ठीक है जी। और फिर उसके बाद है अज नजाह, ये भारत और ओमान के बीच में हुई सैन्य अभ्यास है, ओमान में आयोजित हुई, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी पूरे सैन्य अभ्यास। तो अब हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, क्या साइंस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ रही होगी सही से। तो अगर समझ में आ रही है और थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।